क्लास में हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करेंगे। और जो हमारे 4 प्रैक्टिस सेट छूटे हुए हैं वो हम लोग जो है जल्दी ही उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, मतलब जल्दी ही जैसे ही समय मिल जाएगा। ठीक है, बस 1 सेकंड सभी को शेयर कर दी जाए क्लास। और उम्मीद है कि सभी को ये क्लासेस जो है स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही होंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ सही है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है अंकिता पाल जी। अच्छा, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक आपसे उम्मीद ये करते हैं कि जो भी लोग जुड़े हैं वो क्लासेस को जो है, जो भी अपने इष्ट मित्र हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और क्लासेस का फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा। क्लास ख़त्म होने के बाद इसका फीडबैक ज़रूरी है। फीडबैक अति इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि जैसा भी फीडबैक रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। जो हमारी क्लासेस हैं उसके बारे में थोड़ी सी प्रचार की बात है। तो ये जो ग्रुप बनाया गया है जेएसओ और एएसओ दोनों के लिए बनाया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो है जेएसओ एएसओ के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो भारत के अंदर हो, सॉरी यूपी के अंदर हो, या फिर यूपी से जो बाहर के स्टेट्स हैं उनके लिए भी जो है, मतलब जैसे एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस तरीके से जो भी या तेलंगाना वगैरह, जो राजस्थान वगैरह है, जो एएसओ की एग्जाम कराते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये ग्रुप जो है बनाया गया है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैटिक्स से संबंधित कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप जो है इस ग्रुप के माध्यम से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो L1 क्लासेस प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज आप सर्च करिए। इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में भी, और जो अन्य कोर्सेज जो हमारे जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए और अन्य चीज़ों के लिए जो चल रहे हैं उनको भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे कुछ हीरो लोग हैं जो 2024 सीजन में सेलेक्ट हुए थे। 2025 वालों का भी अच्छा फोटो नहीं लग पाई हुई है। हाँ, ये एएसओ बैच का हमारा लोगो है। इस लोगो के साथ आपको जो है ऐप मिलेगा L1 क्लासेस प्रयागराज में। जब लॉगिन करेंगे तो इस लोगो के साथ आपको ऐप मिलेगा। अभी इस पे फीस जो है 499 रखी गई है, ऑफर टाइम है, तो उस टाइम का लाभ उठाइए और उसके बाद जो है ऑनलाइन माध्यम में हमसे जुड़ने का मौका पाइए। ऑफलाइन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शिव गंगा, सर कल वाली क्लास में शायद हमने ज्ञान गंगा बोल दिया था, शिव गंगा एक कोचिंग है। ठीक है, डीजे हॉस्टल के पास, डीजे हॉस्टल के पास एक कोचिंग है आनंद भवन वाले रोड पे। तो उस पे जो है यहाँ पे आप लोग आके हमसे ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो कराई जा रही है आज ऑफलाइन, जो टेस्ट सीरीज कराई गई है 6 नंबर की टेस्ट सीरीज है, और इसमें 40 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें जो है, मतलब ये आपका आज 6th टेस्ट है। ठीक है, 6वां टेस्ट है। 40 प्रैक्टिस सेट आपको 10 जुलाई तक कराए जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विजिबिलिटी क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए विजिबिलिटी क्लियर है सबको। तो हाँ, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आयर है इसकी शुरुआत करते हैं। 65 क्वेश्चन है और हम प्रयास करेंगे 65 से 70 मिनट में जो है सॉल्व आउट हो। ठीक है, चलिए तो आप लोग स्पीड में आंसर दीजिएगा, हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। मीडियन रिक्वायर्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा। जो माध्यिका के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित होना आवश्यक है। बिल्कुल, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना अति आवश्यक होता है। ठीक है, फिर मीडियन डिपेंड्स ऑन पोजिशनल वैल्यू। हाँ बिल्कुल, मीडियन जो है पोजिशनल वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको जो है यहाँ पे माध्यिका जो है स्थिति जन्य मान पर आधारित होता है, इसलिए जो है इसको हमें क्या करना है, दोनों विकल्प सही हैं। अब इसमें एक शब्द होता है क्योंकि, उसको हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मीडियन रिक्वायर्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ मीडियन डिपेंड्स ऑन पोजिशनल वैल्यू। तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, एग्जैक्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि फिट हो रहा है, इसलिए अब यहाँ पे हमारा आंसर पहला होगा। बिल्कुल, हाँ अंकित, अरे यार अंकित लिखे हो, हाँ अंकिता पाल, ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई के
देन अर्थमेटिक मीन इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है, तो ये बिल्कुल एजर्सन जो है, मतलब एक पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को के से गुणा किया जाए तो अंक गणितीय माध्य भी के से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताया गया था कल कि टी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, या इसी में जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, प्लस करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन दूसरा इसमें रीजन है। रीजन का क्या यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पर है कि अर्थमेटिक मीन फॉलोअर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। अर्थमेटिक मीन या अंक गणितीय माध्य रैखिक परिवर्तन गुणा का पालन करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो रेखीय ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो तो ये इसका मतलब होता है y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। मतलब ये रेखीय नियम जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाई के, देन अर्थमेटिक मीन इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई के बिकॉज ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉलोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फिर से बिकॉज ऑफ सेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ या क्योंकि, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो। फिर से बताइए, यहाँ पे हार्मोनिक मीन का मान कैलकुलेट नहीं किया जा सकता यदि हमारा जो है एक भी ऑब्जर्वेशन जीरो हो। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यदि कोई प्रेक्षण शून्य हो तो हरात्मक माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भाई ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स में जीरो की बहुत वैल्यू होती है। इंडेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो हम जीरो का महत्व वहां पे बताएंगे कि अगर किसी साल इंडेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए सीपीआई इंडेक्स हम निकाल रहे हैं या सीपीआई आईडब्ल्यू निकाल रहे हैं, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, तो उस केस में अगर उसका मान जीरो आ जाए तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वहां पर ग्रोथ रेट या हमारा डीए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को मिलता है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जीरो की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका मान कैलकुलेट किया जाएगा और वो जीरो आएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। रेसिप्रोकल ऑफ जीरो मतलब 1/0 क्या है, ये अनडिफाइंड है, मतलब इन्फिनाइट है। तो ये तो सही है, क्यों, शून्य का व्युत्क्रम अपरिभाषित है, मतलब इन्फिनाइट है। तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी अंकिता जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन इज सुटेबल फॉर एवरेजिंग रेशियो। ज्यामितीय माध्य अनुपातों के औसत के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जो ज्यामितीय माध्य है औसत अनुपातों के लिए उपयुक्त है, इसको जल्दी से बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है। फिर इसके बाद यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू, यह मानों के गुणन पर आधारित होता है। तो बिल्कुल मानों के गुणन पर तो आधारित होता है, क्योंकि हम सभी ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे औसत लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें जो भी आएंगी इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज सुटेबल फॉर एवरेजिंग रेशियो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यूज। ज्यामितीय माध्य अनुपातों के औसत के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह मानों के गुणन पर आधारित होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ए ही ऑप्शन आपका सही होगा, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक मीन इज नॉट सुटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब विकृत वितरणों के लिए अंकगणितीय माध्य उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए हमें कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या अंकगणितीय माध्य या फिर अरिथमेटिक मीन जो है वो उपयुक्त है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये उपयुक्त नहीं होता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यह चरम मानों से प्रभावित होता है। तो स्क्यूनेस की बात ही हम वहां पे करते हैं जहां पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि हाई पीकनेस है, मतलब कुछ वैल्यूज जो है, एक तरीके से कहा जाए कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इल डिफाइंड हो, इल डिफाइंड अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में ही हम स्क्यूनेस की बात करते हैं। और जब उस केस में स्क्यूनेस की बात करते हैं तो ये हाईली, जो एक तरीके से कहा जाए जो हाई वैल्यूज होती हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होती हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाईली स्क्यूड है। ठीक है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा है।
तो यहाँ पर जब उतार चढ़ाव है, और ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बड़ी वैल्यू से प्रभावित होता है, तो बड़ी वैल्यू से प्रभावित होता है, इसलिए ये उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त नहीं है। इट इज इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इसी कारण से ये उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारे पास यहाँ पे मान है, अर्थमेटिक मीन इज नॉट सुटेबल फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जब स्क्यूड होगा तब उसके लिए यह सुटेबल नहीं है, लेकिन ये अफेक्ट क्योंकि ये अफेक्ट होता है हाईली, जो है हाई जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनसे। ठीक है, चलिए अगला है, मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट। बिल्कुल सही है, माध्यिका वितरण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, 50% ऑब्जर्वेशंस लाई बिलो एंड 50% परसेंटेज एवं मीडियम। 50% प्रेक्षण माध्यिका से नीचे तथा 50% जो ऑब्जर्वेशन है माध्यिका से ऊपर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि मिड वैल्यू है तो 50% ऑब्जर्वेशन इधर होंगे, 50% ऑब्जर्वेशन उधर होंगे, इसलिए यहाँ पे ये दोनों सही हैं और दोनों का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। तो नहीं, यहाँ पे देखिए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लेस। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। हाँ बिल्कुल, ये लेस होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन लेस होता है अर्थमेटिक मीन से। और एम ग्रेटर देन जीएम फॉर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल यही होता है, इसीलिए मतलब ये लेस होता है, जीएम लेस होता है एम से, इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर लिखे तो थोड़ा सा ज्यादा उपयुक्त होगा, कारण ये है कि ऐसे पता नहीं चलता किसका आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अंकिता जी, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें तो 10 12 15, हाँ बीच बीच में तो ये फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, अभी थोड़ा सा स्टेबल होने तक हमें व्यूज दिखने लगेंगे, लेकिन जो है मतलब इसमें 12 लोगों का दिखा रहा है अभी, तो इसमें आप लोग जो है आंसर देते रहिए। ठीक है, चलिए, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। कौन सा ऐसा मेजर है जो एक्सट्रीम वैल्यूज से सबसे कम प्रभावित होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होता है। तो सबसे कम प्रभावित होता है आपका यहाँ पे मीडियन। ठीक है, मीडियन सबसे कम प्रभावित होता है। अगला है, विच मेजर इज मोस्ट सुटेबल फॉर एवरेजिंग ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को एवरेज करने के लिए वृद्ध दरों के औसत के लिए कौन सा माप सबसे उपयुक्त है। तो अब ये सी बात है, ग्रोथ रेट के लिए या एक तरीके से कहा जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के लिए या अन्य चीजों के लिए कौन सा जो बताया गया था, 8 में सी। अच्छा 8 में सी, ठीक है, चलिए 8 में सी। 9 का बताइए, 9 में भी यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होता है ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट और इस तरीके की चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग जुड़ रहे हैं स्वागत है सबका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि विच मेजर इज बेस्ट सुटेड फॉर एवरेज स्पीड प्रॉब्लम। औसत गति संबंधी प्रश्नों के लिए कौन सा माप सबसे उपयुक्त है। तो अब ये सी बात है, कल वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, कल भी आया था ये हार्मोनिक मीन है। ठीक है, हार्मोनिक मीन है। अगला है, विच मेजर इज नोन एज आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आइडियल मेजर मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा, केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को यहाँ पर क्या कहा जाता है, आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं सभी लोग। चलिए अगला, विच मेजर कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। कौन सा माप जो है ग्राफिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो ग्राफिक रूप से जो ज्ञात किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पोजिशनल एवरेज जो भी होगा वो ज्ञात किया जाएगा। अर्थमेटिक, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक कौन से होते हैं, ये तीनों जो हैं मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। और मीडियन और क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये होते हैं हमारे पोजिशनल एवरेज। ठीक है, बिल्कुल सवाई सिंह जी। तो 11 में सी ऑप्शन जो है, सॉरी 11 में
अच्छा 11 में सी आप बता रहे हैं, हाँ 11 में सी और 12 में बी ऑप्शन आपका सही होगा। Which measure is based on all observations and also least affected by sampling fluctuation? कौन सा माप सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है तथा नमूनाकरण उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड, यहाँ पे ऑप्शन से देखिए मीडियन सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होता, केवल मिडिल वैल्यू पे डिपेंड करता है। मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एक्स का मान होता है इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे केवल एक ही है अर्थमेटिक मीन जो सभी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है और फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से सबसे कम प्रभावित होता है, मतलब ये कम से कम प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर हाईली स्क्यूड डेटा विच मेजर इज जनरली प्रिफर्ड? अत्यधिक विकृत आंकड़ों के लिए सामान्यतः कौन सा माप उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, विकृत के लिए मतलब एक तरीके से कहा जाए जब हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कौन सा मेजर हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। बोलिए बोलिए जल्दी से, 14 का आंसर दीजिए। 14 में बी, ठीक है बिल्कुल 14 में बी, मीडियन का हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, हम मीडियन का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर गिव्स ग्रेटर वेट टू स्मॉलर ऑब्जर्वेशन? कौन सा माप छोटे मानों को अत्यधिक महत्व देता है? अत्यधिक महत्व कौन सा माप देता है? तो यहाँ पर देखेंगे ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीडियन नहीं है, ये हार्मोनिक मीन होता है जो स्मॉल ऑब्जर्वेशंस को मोर इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच मेजर कैन not be calculated if any observation is negative and odd number, negative and odd in numbers? मतलब एक तरीके से कह रहा है कि यदि ऋणात्मक प्रेक्षण विषम संख्या में हो तो कौन सा माप ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर निगेटिव हो तो किसको हम मेजर नहीं कर सकते, किसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये कलर दिख रहा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड लोग ग्रीन कर लेते हैं फिर इसमें। चलिए, विच मेजर डज नॉट रिक्वायर्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा? किस माप में औसत आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, तो पोजिशनल एवरेज जिसमें है उसमें अरेंजमेंट होता है, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल। अर्थमेटिक मीन में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं। बिल्कुल, अरुण कुमार, सवाई सिंह एंड अंकिता पाल। ठीक है, यश कुमार बिल्कुल सर, सीजीएल के लिए है कि डियर सीजीएल स्टैटिक्स, सीजीएल और एएसओ दोनों के लिए सेम है ना, बस सीजीएल में 2 चैप्टर और है, टाइम सीरीज और जो है मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, इनोवा टेक्निक, एनालिसिस ऑफ मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसको हम कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है टाइम सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन थियरी। ठीक है, ये इतना सिलेबस एक्स्ट्रा और पढ़ लेंगे तो सीजीएल का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जा रही है ये सीजीएल और एएसओ, जितने भी एएसओ के एग्जाम होते हैं पूरे देश भर में वो सभी के लिए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मेजर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा? गुणात्मक आंकड़ों के लिए कौन सा माप सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो गुणात्मक माप के लिए मतलब क्वालिटेटिव डेटा के लिए तो अब ये सी बात है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये मैथमेटिकल एवरेज है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे, मोड ही होगा। जो पोजिशनल एवरेज होते हैं वही यहाँ पर मतलब क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर इज पोजिशनल इन नेचर? कौन सा माप स्थिति जन्य प्रकृति का होता है? तो यहाँ पे फिर से वही बात, मीडियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेजर इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज? तो इसमें कौन सा मोस्ट अफेक्ट होता है? कल वाले क्वेश्चन की ही तरह काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसका आंसर होगा फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल विच मेजर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट?
कौन सा मेजर यहाँ पे खुले वर्ग अंतराल के लिए कौन सा माप जो है सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियन ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक मीन का मान हम इस केस में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल 20 में सी। अच्छा 20 में सी, जल्दी से। हाँ, मलिक कॉमर्स क्लासेस, बिल्कुल बिल्कुल 20 का सी रहेगा। सवाई सिंह और अंकिता, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सभी का सही है भाई। 21 में सी। 22 में आइए। विच मेजर इज कॉमनली यूज्ड इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। सूचकांक निर्माण में कौन सा माप सामान्यतः प्रयुक्त होता है। आज ही इसको पेड वाली क्लास में और सॉरी पेड वाली क्लास में और यहाँ पर ऑफलाइन दोनों क्लास में आज ही पढ़ाया गया है इंडेक्स नंबर। उसमें बताया गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं और फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट ईयर एंड पास्ट प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा उसमें। अगला क्वेश्चन है कि द हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज, हरात्मक माध्य सदैव, सदैव कैसे होता है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच एम, ये रिलेशनशिप हमेशा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ए एम से बड़ा होगा, नहीं ये ए एम से छोटा है। क्यों? क्योंकि जिधर की ओर ऐसे मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है। तो इक्वल टू ए एम इक्वल टू उस केस में होता है जब ऑब्जर्वेशन बराबर हो जाए, लेस देन आर इक्वल टू जी एम। ठीक है, तो जीएम के बराबर या उससे छोटा है ये। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए 23 में हो गया सी। ठीक है, अगला है कि इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट इज 85 एंड मिनिमम वैल्यू इज 23 देन रेंज इज। तो यहाँ पर रेंज के लिए बताया गया था फार्मूला कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, 85 मैक्सिमम वैल्यू है और 23 मिनिमम वैल्यू है। ये हो जाएगा 2 और 6 62, यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला है Q1 और Q3 का मान दिया गया है, फिर क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है QD। QD का फार्मूला क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का, ये होता है Q3 माइनस Q1 अपान 2। ठीक है, Q3 माइनस Q1 अपान 2। जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या उसमें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला बता सकते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 42 माइनस 18 अपान 2। ये क्या हो जाएगा 18 तो 20 20 40, ये हो जाएगा 44 अपान 2 22। ठीक है, 12 8 4 3 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अरे सॉरी ये क्या हो गया यार, 12 में से अच्छा 42 और 18 ही है ना, 18 तो 20 20 40, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, ये भी है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 24/2। ठीक है, 8 4 12 और 2 1 3 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 12। होता है ना सुबह से क्लास लेते लेते जो है मतलब दिमाग इतना जो है बिजी हो जाता है। अंकिता जी हमने सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला पूछा है, क्वार्टाइल डेविएशन का नहीं। चलिए, विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज कॉल्ड द आइडियल मेजर, विचलन का कौन सा माप आदर्श माप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर रेंज क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन तीनों को नहीं, केवल और केवल स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अरे भैया सवाई सिंह जी आपने क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला ना लिख के आपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल का लिख दिया है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। ठीक है, चतुर्थक गुणांक जिसको कहा जाता है हिंदी में, ये होता है Q3 माइनस Q1 सॉरी Q3 प्लस Q1 अपान, नहीं सॉरी Q3 माइनस Q1। ठीक है,
Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। चलिए 26 में डी, 26 में डी, बिल्कुल बिल्कुल। इफ द वेरिएंस ऑफ ए सीरीज इज 49 देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बताया गया था अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स या अंडर रूट में सिग्मा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ 10 इज एडेड इन ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज देन वेरिएंस विल बी। अब यहाँ पे बताइए वेरिएंस विल बी। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाता है, बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ भी ऐड कर दिया जाए किसी भी सीरीज में, कुछ भी ऐड कर दिया जाए, कुछ भी माइनस कर दिया जाए, तो वेरिएंस जो है उससे प्रभावित नहीं होता है। वेरिएंस के फार्मूले में ही हम बताए हैं आपको कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट फॉर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएंस रहेगा वो अगर उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो उसके स्क्वायर टाइम्स जो है वहां पे मतलब ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, मतलब इसके पुराने वेरिएंस के जो भी हम टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं उसके स्क्वायर टाइम्स क्रमशः मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कुछ भी जोड़ने घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 चाहे जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन वेरिएंस बिकम्स। तो अब यहाँ पर बता दीजिए हमको कि वेरिएंस ऑफ क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि x हमारा पहले वेरिएबल था, अब उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3x कर दिया, तो वेरिएंस 3x का क्या हो जाएगा, 3 वेरिएंस ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल राय साहब, बिल्कुल, नाम तो बड़े खतरनाक खतरनाक रखते हो यार आप लोग। 28 में सी, बिल्कुल। नागेश जी बिल्कुल 29 में सी। इफ मीन इज इक्वल टू 20 स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हम आपको बताए थे फार्मूला क्या, सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100। ठीक है, ये सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन है 20 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 20 पंजा 100, ये हुआ 25%। ठीक है, तो यहाँ पे 25% आपका ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार पूछे गए हैं। और ये जो जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन था, ये मल्टीप्लिकेशन और ये सब वाला, इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप लोग स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। और इसमें अभी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा हमने ऑफलाइन वाली क्लास में कराया था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक ये टर्म लिख देता कि हम किसी भी सीरीज में, कोई भी हमारे पास सीरीज है उसमें हम 10 जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसे ऐसे सुनिए कि कोई भी हमारे पास सीरीज है जिसका मीन 20 है, मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, हर एक ऑब्जर्वेशन में हम 10 जोड़ देते हैं, तो नई सीरीज जो बनेगी उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। सुन लीजिए फिर से, सभी लोग आंसर कीजिएगा कि अगर यही क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि मीन हमारा 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने 10 ऐड कर दिया, तो हमारा 10 ऐड कर दिया। ठीक है, 10 ऐड करने के बाद हमारा नई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सॉरी नई सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। ठीक है, और हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बीच मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूजेस ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे विचलन का कौन सा माप केवल 2 प्रेक्षणों का उपयोग करता है, तो केवल 2 प्रेक्षण मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन कहाँ पे यूज होते हैं, रेंज में। ठीक है, रेंज में यूज होते हैं ये। बिल्कुल, नागेश जी क्या बता रहे हैं, रिमेन्स चेंज, चेंज क्या चेंज होगा भाई,
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन भी मतलब इसमें करते रहिए और जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर भी देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। हाँ यहाँ पे डी होगा। एमंग ऑल मीन डेविएशंस मिनिमम मीन डेविएशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट, सभी माध्य विचलनों में न्यूनतम माध्य विचलन किसके बारे में प्राप्त होता है। तो हम आपको बताए थे मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट, अगर ए हम निकाल रहे हैं तो 1/n समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ऐसा हमने लिखा था। अब इसमें हमने बताया था कि मीन डेविएशन अबाउट अगर मीडियन निकालें तो हमारे पास 1/n समेशन आई मॉड ऑफ सॉरी एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। ठीक है, ये होगा। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही सबसे कम होता है। ठीक है, जितने भी मीन डेविएशन होते हैं उसमें सबसे कम कौन सा होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मीन डेविएशन अबाउट मीन कौन कह रहा भाई, किसका? 32 में ए, 32 में ए नहीं बी होगा। बिल्कुल नागेश जी, अब आप जो है गलत कर रहे हो। मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में? आइए पहले हम क्वेश्चन वो देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था। यही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन आपका दिया गया है 20। ठीक है, और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, मैं जो बोल रहा हूँ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, शायद 2022-23 का है, जो हमने अभी ग्रुप में भेजा हुआ है सीजीएल का साल पेपर, वो जो है इसमें देख लीजिएगा, उसमें पहला ही क्वेश्चन था ये। अर्थमेटिक मीन 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। हम कह रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 10 हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो नया सीवी क्या होगा, यही हम पूछे हैं। नई सीरीज का सीवी क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद नया एएम निकालिए, नया एसडी निकालिए, तब नया सीवी आएगा। ठीक है, तो अगर हम 10 ऐड कर दें तो न्यू एएम क्या होगा, न्यू एएम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 20 + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वेरिएंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी चीज के ऐड करने का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यही रहेगा। अब हम सीवी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100, ये हो जाएगा 5/30 गुणे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 30 और 2 × 6 2 × 10, तो 50/30 सॉरी 3%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल 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 अंकिता जी। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। हमारा मेन टारगेट है कि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है, ये हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सीजीएल वालों को हम पढ़ा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि क्वेश्चंस को मिक्सअप करेगा वो, और ऐसे ही क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग तैयार रहिए। चलिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज ए इज लेस देन सीरीज बी, देन यदि श्रेणी ए का परिवर्तन गुणांक श्रेणी बी से कम हो, तो आपको बताया था क्या कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज ए इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सीरीज बी। ठीक है, अगर ऐसा है तो जिस सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसके लिए मैंने बोला था कि वो सीरीज कम वेरिएबल होगी, मतलब जो कम वेरिएबल सीरीज होगी वो मोर रिलायबल होगी। ये ध्यान में रखिएगा कि जिसमें वेरिएशन कम होता है वो मोर रियलिस्टिक होता है, मतलब उस पर विश्वास उतना ही ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सीरीज ए इज लेस कंसिस्टेंट, बिल्कुल नहीं, ये मोर कंसिस्टेंट होगी। सीरीज बी इज मोर कंसिस्टेंट, नहीं, बिल्कुल गलत बात है दोनों में। ए सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट, सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंट, यही आपका सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, बोथ आर इक्वली कंसिस्टेंट, नहीं, ये भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का क्या है, कम है बी से, तो ए जो सीरीज होगी ये वेरिएबिलिटी कम होगी, वेरिएबिलिटी जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा इसमें कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ मीन मीडियन मोड बराबर है तो देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, माध्य माध्यिका और बहुलक बराबर है तो विचरण कैसा होगा।
विचरण उस केस में हमारा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, मीन मीडियन मोड अगर आपस में बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। सवाई सिंह जी कह रहे हैं कि जिसमें विचलन कम होता है वो ज्यादा स्थिर होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें विचलन कम होगा, वेरिएंस जिसमें कम होगा, उसमें वो जो है वेरिएबिलिटी कम होगी, और वेरिएबिलिटी जितनी ही कम होगी उतनी ही कंसिस्टेंट वो या उतनी ही रिलायबल सीरीज मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है फॉर ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताया था कि क्या होगा, ये मोड, मीडियन और मीन। तो यहाँ पे मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ऐसा हो तो हम इसको कहते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। ठीक है, ये राइट साइड इलांगेटेड होता है, राइट साइड खिंचा हुआ होता है, और इसमें एग्जिस्टेंस की जो एक तरीके से कहा जाए मोड, इसके मोड की इस साइड की प्रोबेबिलिटी कम होती है या एरिया कम होता है, इस साइड का एरिया अधिक होता है। तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर यही जो है स्क्यूनेस, इसी स्क्यूनेस को अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर मान लीजिए कि हमारा ये एरिया ए है और ये एरिया बी है, मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा मोड एग्जिस्ट कर रहा है, मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो वैल्यू होगी वो मोड होगी। ठीक है, अगर ये कह दिया जाए कि एरिया, मान लीजिए ए और बी, ऐसे ग्राफ बना के अगर क्वेश्चन दे, एरिया ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या ये सही है या गलत है? तो जो एरिया होता है वही प्रोबेबिलिटी होती है। इस ग्राफ में इतनी दूर में जो एरिया होगा ये हमारी प्रोबेबिलिटी ए है, और इधर का जो एरिया होगा प्रोबेबिलिटी बी है। ठीक है, तो इस केस में ये चीज सही नहीं होगी, इस केस में प्रोबेबिलिटी हमारी सही होगी, प्रोबेबिलिटी ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, बी साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तब उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। हाँ, मूल बिंदु से दूरी, बिल्कुल बिल्कुल, मूल बिंदु से दूरी जो है मोड होती है। लेकिन यहाँ पे एरिया, क्योंकि ग्राफ इधर कम होता है, इधर ग्राफ कम होता है, राइट साइड ज्यादा खींचा हुआ होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा राइट साइड ज्यादा खींचा हुआ होता है, मतलब राइट साइड एरिया ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड एरिया कम होता है इस हाईएस्ट पॉइंट से। ठीक है, तो उसमें अगर ये पूछ ले कि एरिया ए है ये बी है, तो उस केस में अगर ये कह दे कि फॉर ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी सॉरी लेस देन प्रोबेबिलिटी बी, तो ये सही होगा। ठीक है, ये सही होगा। अच्छा, रोहित जी, रोहित ओझा इकोनॉमिक्स कह रहे हैं सर आप प्रयागराज में ऑफलाइन पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल भाई, शिव गंगा कोचिंग है डीजे हॉस्टल के सामने, वहां पे ऑफलाइन चलता है। ठीक है, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक, सॉरी 6 से 7:30 तक जो है मतलब क्लास चलती है। 5 से 6, 6:30 तक आपको प्रैक्टिस सेट का समय दिया जाता है। ठीक है, आज तो 1 ही घंटा दिया गया था। नॉर्मली 5 से 6, 6:30 तक जो है प्रैक्टिस सेट होता है। जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है। फिर उस जो प्रैक्टिस सेट है उसका डिस्कशन ये चल रहा है। आज 6 नंबर प्रैक्टिस सेट हुआ था, तो आज इसका डिस्कशन ये चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां का समय ना खराब हो इसलिए हम इसको लाइव करा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट के लिए हो जाता है। ये 10 जो मतलब ये ध्यान में रखिएगा, 10 प्रैक्टिस सेट तक सबके लिए फ्री रहेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट जो पेड वाले हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, उसी में इसका लिंक भेजा जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं। ओके सर, मैं चर्च लेन में रहता हूँ, एलनगंज। हाँ हाँ बिल्कुल, एलनगंज से तो पास ही है, एलनगंज से तो 1-1.5 किलोमीटर है ही। ठीक है, बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं कल। चलिए, फॉर ए नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड होगा, और इस केस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लेफ्ट साइड ज्यादा खींचा हुआ होता है। ठीक है, तो इधर का एरिया क्या हो जाएगा, इधर का एरिया इस बार ज्यादा होगा, इधर का एरिया कम होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में ध्यान में रखिएगा, अगर स्क्यूनेस को प्रोबेबिलिटी के साथ मर्ज करता है तो वहां पे जो है मतलब विशेष इंपॉर्टेंस की बातें हो जाएंगी, विशेष तौर पर इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, सी कौन आंसर दे रहा भाई? निगेटिव स्क्यूनेस की बात कर रहा है भाई, 36 में ए, बिल्कुल अंकिता जी सही है, बिल्कुल। अब क्या है, बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन, बाउली का विकृत गुणांक किस पर आधारित है? तो बाउली का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कैसे लिखाए हैं, यस के बाउली क्या था, ये था Q3 - Q2। ठीक है,
माइनस Q2 माइनस Q1 अपान Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1, ये ऐसे लिखाया गया है। तो ये किस पर बेस्ड है? क्वार्टाइल्स एंड मीडियन पर। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, मीन एंड मोड नहीं है, मोमेंट्स नहीं है, ये बेस्ड है क्वार्टाइल्स एंड मीडियंस पर। Q2 क्या होता है हमारा? यही MD होता है, मीडियन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 37 में बी। हाँ ठीक है बिल्कुल। द लिमिट ऑफ बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउली कोफिशिएंट जो बाउली विकृति गुणांक है उसकी सीमाएं क्या है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, ये क्वेश्चन तो मत गलत करना यार। बोलिए। चलिए डी, डी कौन बोल रहा है? अरे ना भाई, आरू जी, डी कहाँ से बता रहे हो? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी किसकी लिमिट होने लगी अभी? जल्दी से बताइए। अच्छा ये एक मैसेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब इसका चलिए इनका -1 से 1 होता है। ठीक है, कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो लिमिट होती है वो -3 से 3 होती है, बाकी ज्यादातर लिमिट्स -1 से 1 के बीच में होती हैं। ठीक है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन, तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को बताया था कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को CSK से लिखा गया था, CSK से लिखा गया था। ये मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा लिखा गया था, या 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो इनकी लिमिट जो है -3 से 3 होती है, और एक इस पे मीन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन तीनों पर बेस्ड होते हैं, मीडियन ओनली नहीं, मोमेंट ओनली पर नहीं, क्वार्टाइल्स पर नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि β2 अगर ग्रेटर देन 3 है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यदि β2 ग्रेटर देन 3 तो वितरण कैसा होगा? तो β2 यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऐसे हम बनाए थे 3 ग्राफ, लेप्टोकर्टिक, मेजोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। ठीक है, प्लेटिकर्टिक, मेजोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक। इसके लिए β2 का मान ग्रेटर देन 3 होगा, β2 का मान इसके लिए 3 होगा, इसका मान β2 लेस देन 3 होगा। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? लेप्टोकर्टिक होगा। ठीक है, β2 ग्रेटर देन 3 पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? लेप्टोकर्टिक। 40 में से बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, सामान्य वितरण होगा, सामान्य वितरण कैसा होगा? तो यहाँ पे जो मेजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बताए हैं, इसी को हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके लिए β2 का मान क्या होता है? 3 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? मेजोकर्टिक हो जाएगा। ठीक है, मेजोकर्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ सेकंड सेंट्रल मोमेंट, द सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू, सेकंड सेंट्रल मोमेंट के लिए आपको बताया था μ2 इज इक्वल टू μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का स्क्वायर, या 1/n समेशन i xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, इसको कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, इस तरीके से डिफाइंड होता है, तो ये हमारा वेरिएंस के बराबर होता है μ2। ठीक है, 41 में सी, 41 में सी नहीं, अच्छा 41 में सी, हाँ ठीक है, 42 में बी होगा। ठीक है, 42 में बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट आर, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा μ2r प्लस 1, अगर ये 0 है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इस ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ऑड ऑर्डर सभी मूवमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि इफ वेरिएंस ऑफ ए सीरीज इज 81 एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 3 देन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान में रखिएगा, यहाँ वेरिएंस दिया गया है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है,
या ये है 81। और कह रहा है कि हर एक सीरीज का जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम 3 से डिवाइड कर दें। मतलब अगर हम यहाँ पे x को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा यहाँ पे न्यू वेरिएंस क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वेरिएंस ऑफ x अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 81 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 सत्ता 21। ठीक है, और अब इसमें पूछ रहा है कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो यहाँ पे न्यू एस डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट न्यू वेरियंस मतलब अंडर रूट 27, और ये हो जाएगा 9 3 27 3 अंडर रूट 3। कल एक किसी ने कहा था कि सर इसमें 5 ऑप्शन रखा करिए, तो लीजिए भाई हमने 5 ऑप्शन कर दिया, क्या नन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा आज। ठीक है, सभी में एक ऑप्शन आप नन का जोड़ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है उसमें लास्ट ऑप्शन नन का जोड़ लीजिए, तो आपका ये आंसर आज क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है, वेरिएंस क्या है 81 है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से, कैलकुलेशन सही है, 27 3 81 और इसका 27 का अंडर रूट 9 3 27, हाँ ठीक है, 3 अंडर रूट 3 आएगा। 41 में बी, 44 में बी कौन कह रहा है, ना भाई 44 में बी नहीं होगा। अरे डिलीट करने की आवश्यकता नहीं यार, आप लोग चैट लिख लिख के डिलीट कर दे रहे हो, कोई बात नहीं भाई, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ गलत हो जाए चलेगा, यहाँ तो आप टीचर और स्टूडेंट का यहाँ पे आमना सामना हुआ है ना। ठीक है, टीचर स्टूडेंट के बीच में कुछ गलती हो, कुछ कमी हो, कोई ये सब मैटर नहीं करता, उसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गलत हो गया यार कौन सा, लेकिन एग्जाम में गलत ना हो, ध्यान में रखिएगा कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी इस तरीके से रखिए कि एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज इज सीरीज ए इज 20 एंड सीरीज बी इज 25, देन श्रेणी ए का परिवर्तन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए सीरीज ए क्या है 20%। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सीरीज बी ये क्या है 25%। ठीक है, तो इसमें तब इनमें क्या संबंध है, तो इसमें obvious सी बात है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरीज बी इज मोर कंसिस्टेंट, नहीं गलत हो जाएगा, सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंट, यही सही होगा, बोथ इक्वली कंसिस्टेंट होंगे, ये तो नहीं होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या हो गया कि उसकी वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन रेंज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन रेंज, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन बेस्ड अपॉन रेंज। अगला है Q1 और मीडियन और Q3 का मान दिया गया है, तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यस के बाउली, ये क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1, यहाँ Q2 कैंसिल हो जाएगा, हम थोड़ा सा यहाँ से लिख दे रहे हैं, जगह की कमी है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है, Q3 का मान क्या है 55 प्लस Q1 25 माइनस 2 टाइम्स 40 अपॉन Q3 क्या है 55 माइनस 25, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को सॉल्व आउट करना है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 55 5 60 20 80, 80 और 40 गुना 80, ये तो जीरो हो गया यार, ये तो जीरो ही हो गया, क्या सॉल्व करना, तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। और अगर सी एस के जीरो हो गया तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, 44 दोबारा बताना है, 44 एक सेकेंड 44 कह रहे हो ना सवाई सिंह जी, बिल्कुल बताइए 44 को दोबारा बताना। 44 कहाँ गया भाई, ये आया 44। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इफ द वेरिएंस ऑफ ए सीरीज इज 81, वेरिएंस सीरीज का 81 दिया गया है,
और ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई 3, जब सभी ऑब्जर्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो पहले नया वेरिएंस निकाल लीजिए, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, नया स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। नहीं नहीं, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं सवाई से बता रहा हूँ मैं। इसमें देखिए क्या है, प्रसरण आपका 81 है, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स को हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ कांस्टेंट होता है वो स्क्वायर के रूप में बाहर आता है। ठीक है, अभी जैसे हमने बताया था कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होगा, बी का टर्म 0 हो जाता है, हट जाता है वहां से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वेरिएंस ऑफ यहाँ पे 3 से हम डिवाइड किए तो ये आया, वेरिएंस इसका क्या है 81 है, 3 से डिवाइड होगा 27 आएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, नया, ये नया वेरिएंस हुआ, ये आपका नया वेरिएंस हुआ, नया स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा आपसे, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब इसका स्क्वायर रूट यही आएगा ना, यहाँ तो नहीं गलती है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, हाँ ठीक तो है, हाँ 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है, 3 अंडर रूट 3 ही होगा डियर। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ओ हो, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 9 से डिवाइड होगा और ये 9 आएगा, ओ हो, 3 का स्क्वायर हमने मिस कर दिया, ओके ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस डियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, मास्टर की गलती आपने बताई, इसके लिए थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है, एक्चुअली इसीलिए मैंने कल भी क्लास में बोला था, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या है, सुबह से क्लास ली जा रही है, सुबह से जो है मतलब कई क्लासेस हो चुकी है आज, तो उस चक्कर में जो है मतलब मामला कई कई बार होता है, कैलकुलेशन जो है ध्यान नहीं दिया जाता, स्किप कर जाता है, ऊपर से इतनी तेजी लाइट और ये सब ताम झाम, पूरा माहौल गर्म हो जाता है तो फिर। ठीक है, बिल्कुल यार, थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एस डी, चलिए सवाई सिंह जी बिल्कुल धन्यवाद आपको अलग से, मार साहब को गलत साबित कर दिया। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट होते तो आपको मिठाई खिलाई जाती है इसके बदले, क्योंकि वहां पे हमने बोला है मार्क्स मास्टर अगर गलत हुआ कहीं तो मिठाई खिलाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 47 पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे ध्यान से, तो ये 0 हो गया और 55 और 25 यहाँ 80 और 80 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन तो नहीं गलत हो रहा, चलो Q3 का मान 55 है, ठीक है, 55 25 और 40, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बीटा 2 का मान 2.5 है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बीटा 2 यहाँ पे क्या होता है, बीटा 2 को हम 3 से ऊपर नीचे देखते हैं, तो क्या है, लेस देन 3 है, हमको इतना देखना, 2.5 है, 2.8 है, 2.9 है, क्या है वो, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, तो कैसा होगा, प्लेटिकर्टिक होगा। ठीक है, 3 के बराबर मेजोकार्टिक और उसके बाद प्लेटिकर्टिक। अच्छा, मैं तो राजस्थान, अच्छा सवाई सिंह जी राजस्थान से हो, कोई बात नहीं, सिलेक्शन ले लीजिए, इलाहाबाद में हम आपको पार्टी देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, जितने भी लोग सिलेक्शन लेंगे हमारी तरफ से पार्टी रहेगी भाई सबके लिए इलाहाबाद में, बिल्कुल। चलिए, बीटा 2 का मान अगर 3 हो जाए तो गामा 2 का मान क्या होगा, तो बीटा 2 गामा 2 का मान गामा 2 बराबर क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव देन कर्ल पियर देन, तो यदि कर्ल पियर्सन विकृत गुणांक धनात्मक हो तो सी एस के मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो, तो ये ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन इधर की ओर खींचा होगा,
और जब डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड इलांगेटेड होगा तो इसका मतलब क्या है कि यही बी ऑप्शन सही होगा। राइट टेल इज लॉन्गर, दायां सिरा क्या है, लंबा खींचा हुआ होगा। बिल्कुल 50 में बी, ठीक है। अगला है फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज, माध्य के बारे में प्रथम केंद्रीय आघूर्ण क्या होता है। तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल मोमेंट कैसे डिफाइंड होता है, 1/n समेशन आई और यक्स आई माइनस यक्स बार की पावर आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर का मान 1 कर देंगे तो यहाँ पर म्यू1 का मान क्या हो जाएगा, 1/n समेशन आई यक्स आई माइनस यक्स बार की पावर 1, ये हो जाएगा 0। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज 0, ठीक है। और फर्स्ट नॉन सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, इसका मान हमें बता दीजिए जल्दी से सभी लोग। 51 में डी बिल्कुल सही है। अगला है जीरो ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू, जीरो ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट म्यू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 52 में बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 52 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 53 में क्या है, इफ ऑड ऑर्डर मोमेंट्स आर नेगेटिव, ध्यान में रखिएगा, ऑड ऑर्डर मोमेंट्स आर नेगेटिव देन डिस्ट्रीब्यूशन इज, यदि विषम कोटि के आघूर्ण जो है नेगेटिव हो तो वितरण कैसा होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि μ2r+1 का मान अगर 0 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिमेट्रिक होते हैं, और ग्रेटर देन 0 हो तो एक तरीके से कहा जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं, और लेस देन 0 हो तो निगेटिवली स्क्यूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिवली स्क्यूड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ 53 में सी बिल्कुल। 54 क्या है, वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट सीरीज इज, तो वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट, जब हम अभी बता रहे थे ए एक्स प्लस बी, ये क्या था ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, और बी का टर्म हट जाता है। वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट, कोई भी टर्म कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, इसका मान 0 होता है ऑलवेज। तो वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट या कांस्टेंट सीरीज, कांस्टेंट सीरीज मतलब या एक सीरीज जिसके नंबर सभी बराबर हों, तो उस केस में इसका सभी का मान क्या होता है, 0 होता है। अगला है इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए सीरीज आर इक्वल देन स्टैंडर्ड डेविएशन, यदि किसी श्रेणी के सभी पद समान हो जाएं तो मानक विचलन होगा। तो सभी ऑब्जर्वेशन अगर समान हो जाए तो वेरिएंस क्या हो जाता है, 0। वेरिएंस 0 होगा तो अंडर रूट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच कोफिशिएंट इज यूनिट फ्री एंड यूजफुल फॉर कंपैरिजन, कौन सा गुणांक इकाई रहित होता है तथा तुलना के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर बताइए हमें, परास, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन, इनमें तीनों में कोई नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है या परिवर्तन गुणांक, ये यूनिट फ्री होता है, और इसका यूज हम करते हैं किसमें, कंपैरिजन के लिए, दो सीरीज की वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 है, यदि विकृति गुणांक 0 है, एस के का मान अगर 0 हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिवली स्क्यूड, लेस देन 0 पे निगेटिवली स्क्यूड, और 0 पर सिमेट्रिक होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए स्क्यूड फॉर ए मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ गामा टू मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान में रखिएगा, एक सेकंड, ये हमारा हुआ, ये हुआ हमारा लेप्टोकार्टिक, लेप्टो, मेसो एंड प्लेटी, ठीक है। बीटा 2 का मान ग्रेटर देन 3 होता है और गामा 2 का मान ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बीटा 2 का मान 3 होता है और गामा 2 का मान 0 होता है। यहाँ बीटा 2 का मान लेस देन 0 होता है, सॉरी लेस देन 3 होता है, और गामा 2 का मान लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेसोकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मान क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। 58 में सी। अगला है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विथ, तो फोर्थ जो सेंट्रल मोमेंट है किससे एसोसिएटेड होता है,
तो नॉर्मली हमारा बीटा टू का मान म्यू टू स्क्वायर अपान सॉरी म्यू फोर अपान म्यू टू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बीटा टू क्या है, स्क्यूनेस से संबंधित होता है, सॉरी कुर्टोसिस से संबंधित होता है, ठीक है। बीटा वन और गामा वन स्क्यूनेस, बीटा टू गामा टू कुर्टोसिस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 59 में डी। 60 में क्या है, व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन हैज शार्पेस्ट पीक, किस वितरण की चोटी सबसे अधिक नुकीली होती है। तो अब ये सी बात है, जो सबसे ऊंचा होगा वो नुकीला का मतलब क्या है, जो जिसकी सबसे ऊंचाई ज्यादा हो, तो कौन सा होता है, लेप्टोकर्टिक होता है, ठीक है, लेप्टोकर्टिक होता है। अगला है इफ मीन इज इक्वल टू 40, मीडियन 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो यहाँ पर सी एस के कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, मीन माइनस मोड अपान सिग्मा। तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 30 अपान 5, ये हो जाएगा 10/5, इसका मान आएगा 2, ठीक है। ध्यान में रखिएगा सी एस के की लिमिट -3 से 3 होती है, तो इसका मान 3 से बाहर और -3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी सभी का सी सही है। 60 में सी नहीं, सॉरी 60 में सी कहाँ यार, अरे बी भाई। सो 60, एक सेकंड, हाँ 60 में सी, 61 में सॉरी सॉरी 61 में बी, ठीक है, बिल्कुल आप लोग सही हो। हाँ सुशील वर्मा, बिल्कुल सी सही होगा। अगला है द सेकंड नॉन सेंट्रल मोमेंट अबाउट ओरिजिन। सेकंड नॉन सेंट्रल मोमेंट मतलब कि मूल बिंदु के बारे में द्वितीय अकेंद्रीय आघूर्ण, द्वितीय क्या है, नॉन सेंट्रल मोमेंट म्यू टू प्राइम इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्या है, सेकंड नॉन सेंट्रल मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। सेकंड नॉन सेंट्रल मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसको जीरो रखेंगे, 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस ए, मतलब 0 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 1/n समेशन आई एक्स आई स्क्वायर, यहाँ स्मॉल एन कर दीजिए, ठीक है। तो ये मीन के बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है, नहीं भाई ये कहाँ बराबर होगा, मीन स्क्वायर अबाउट ओरिजिन नहीं, स्टैंडर्ड मीन स्क्वायर, हाँ मीन स्क्वायर अबाउट ओरिजिन इसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं। मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए का मान 0 हो जाएगा, तो मीन स्क्वायर अबाउट ओरिजिन के बराबर होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको नहीं बताया था मैंने पढ़ाते समय, इसको लिख लीजिएगा आप लोग वहां नोट्स में, सेकंड नॉन सेंट्रल मोमेंट कहाँ किसके बराबर होता है, तो मीन स्क्वायर अबाउट ओरिजिन के बराबर होता है। अगला है विच मेजर एक्सप्लेन्स द डिग्री ऑफ एसिमेट्रिसिटी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा माप वितरण में असममिति की मात्रा को बताता है, तो अब ये सी बात है, स्क्यूनेस बताएगा, ठीक है, स्क्यूनेस बताता है एसिमेट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। अगर पीकनेस या इस तरीके से पीकनेस वगैरह के बारे में बात करनी हो, तो हमारा वहां पे कुर्टोसिस इसका मान डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि if coefficient of variation of a distribution is 25% and mean is this then variance, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है क्या 25 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन मीन कितना दिया है 80 गुणे 100, ठीक है। 20 चौको 80, 20 पंजे 100, तो इसको इधर लाइए, 20 चौको 100 बटे 5 इज इक्वल टू सिग्मा, दिस इंप्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू 20 आएगा, ठीक है। सिग्मा 20 आया, तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स या सिग्मा स्क्वायर ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400, ठीक है। हेलो सर, हमें फाइनेंस पढ़ना है, फाइनेंस पे डियर नंबर आने दीजिए, अभी आज इंडेक्स नंबर कल इंडेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी थियरी और फिर फाइनेंस का नंबर आएगा, ठीक है। एक ही चीज पे मत डिपेंड रहिए भाई, आप लग रहा है एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाले हैं क्या,
एमएससी स्टैटिस्टिक्स वाले बहुत हल्के में ले रहे हैं एग्जाम को। सभी चीजें पढ़िए, जितना कॉमर्स इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टैटिस्टिक्स, उतनी प्रोबेबिलिटी थियरी। क्योंकि आप सिलेबस में कल भी हमने एग्जाम में, कल भी क्लास में मैंने बताया था, 80 प्लस का टारगेट रखिए सभी लोग। 80 प्लस का टारगेट रखेंगे तो आराम से जो है यहाँ पे ये चीजें मतलब कुछ कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। म्यू वन, म्यू टू, म्यू फोर और दिया गया है, म्यू वन और सॉरी म्यू टू और म्यू फोर दिया गया है, म्यू टू और म्यू फोर दिया गया है। बीटा टू का मान निकालना है, तो बीटा टू बराबर क्या होता है, म्यू फोर अपान म्यू टू स्क्वायर। म्यू फोर क्या है, 768 अपान 16 इंटू 16। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, हल करिए। तो 16 दूना 32, 16 16 चौको 64, 16 पंजे 80, 16 चौको 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। अरे यार, 2 और 1 12 28, 16 और ये 8, हाँ 16 8 128, फिर क्या हो जाएगा, 16 3 48। ठीक है, बीटा टू का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा। डबल एओ के लिए नहीं, फिर डियर उसके लिए एसएससी डबल एओ के लिए ना, वो उसके लिए मैं फाइनेंस नहीं पढ़ाता डियर, यहाँ के लिए मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ। उसके लिए हमारे चैनल पे जो है कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, डबल एओ के लिए कोई कोर्स नहीं है फाइनेंस के लिए अभी तक। बाकी जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम आएगा तब एक बार आप मैसेज कीजिएगा, तो एक टीचर हैं इलाहाबाद से, उनको हम लगा देंगे, पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, हाँ मैं नहीं पढ़ाता यार, मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन एक ही सब्जेक्ट में है, स्टैटिस्टिक्स में है, तो मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बाकी जो जीएस के क्वेश्चन है वो जीएस वाले सर जब आएंगे तो जो है मतलब वो पढ़ा देंगे। कल का टॉपिक सवाई सिंह जी, कल का टॉपिक यही 7वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। और कोरिलेशन तक अभी जो 10 प्रैक्टिस सेट तक हमने बनाए हैं, और 10 प्रैक्टिस सेट तक जहां पे भी बना हुआ है उसमें कोरिलेशन तक के जो है क्वेश्चन आएंगे। 10 के आगे जब हम जाएंगे तो उसमें इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी थियरी और अन्य चीजें शामिल होंगी। ठीक है, आपको 40 प्रैक्टिस सेट यहाँ से कराया जाएगा इस सीरीज में। और उसके बाद अगर टाइम बचा, अगर आपका एग्जाम अगस्त में जाता है तो 60 जो है टेस्ट सीरीज का एक और बैच यहाँ से आएगा। ठीक है, 100 प्रैक्टिस सेट हम आपको जो है यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बाय बाय, गुड नाइट सभी को। ठीक है, तो 100 प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। और उसके साथ जो भी मतलब यहाँ पे और भी जो क्वेश्चनायर हैं, अगर आपको लगता है इसके अलावा और भी क्वेश्चनायर की आवश्यकता है, या आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिसको जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको सॉल्व करने में समस्या है, तो आप उसको हमें जो है कोचिंग का नंबर जो है यहाँ पर 96 16 64 21 15। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप चाहे जो भी कर दीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास अब यहीं पे रोकते हैं, कल फिर से 9 बजे के आसपास मुलाकात होगी। आज हम लगभग 9 बजे स्टार्ट किए हैं ना, 10:15 पे लगभग सॉल्व कर लिए हैं। तो मतलब अभी हम लोग टाइमिंग पे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल 10 टेस्ट के बाद जो है हम बढ़ाएंगे, क्वेश्चन की टफनेस को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।